ये वक्त 6 अप्रैल 1980 का था। कांग्रेस की राजनीतिक पकड़ कमजोर करने के लिए देश के तमाम नेता इकट्ठे हो रहे थे। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का गठन होने जा रहा था जो आने वाले वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही थी। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार तो बनी, लेकिन 2 साल बाद ही गिरा दी गई। कई छोटे छोटे गुटों से बनी जनता पार्टी की सरकार में संजय गांधी का तेज दिमाग और इंदिरा की समझ दरार डाल चुके थे। विपक्ष आपस में बढ़ चुका था और तब अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में एक नई पार्टी बनकर उभरी। मैं बात कर रहा हूं पिछले 10 साल से सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी की। लोगों की दिलचस्पी इस पार्टी में तब और बढ़ी जब मंडल कमंडल का वक्त शुरू हुआ और सांप्रदायिक राजनीति का भारत में उदय होने लगा। आज दिलचस्पी ये जानने की है कि देश भर में कांग्रेस के दबदबे के बीच बीजेपी को खड़ा करना क्या आसान काम रहा होगा। इतिहास में दर्ज जनसंघ का बीजेपी से क्या संबंध रहा होगा। गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगाकर और एक मीटिंग हुई जिसने आगामी राजनीति का चेहरा बदल कर रख दिया। क्या हुआ था उस मीटिंग में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या योगदान रहा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गठन होने के वक्त भी बीजेपी का एजेंडा हिंदुत्ववादी और एक समुदाय विरोधी था? सरकार गिरने के बाद जनता पार्टी का क्या हुआ, जनसंघ का क्या हुआ, और आखिर में पाथ टू पावर में जानेंगे मोहम्मद अली जिन्ना के ग्रैंडसन की डोनेशन की मदद से बनी बीजेपी का सफर फर्श से अर्श तक कैसा रहा। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। आजाद भारत जब 2 हिस्सों में टूटा, भारत और पाकिस्तान, तो दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा पलायन ये देश देख रहा था। लाखों लोगों को सड़कों पर देख रहा था। वो लोग अपने अपने घरों को पोटली में बांधे सीमा के उस पार और इस पार दाखिल हो रहे थे। सीमा के दोनों तरफ राजनीतिक लोभ में लिप्त सियासतदानों की वजह से मारकाट मची हुई थी। भीषण दंगों की आग में देश झुलस रहा था। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने इन दंगों के मद्देनजर एक समझौता किया जिसे नेहरू लियाकत समझौता के नाम से जाना गया। इस समझौते में कहा गया था कि दोनों ही देश अपने अपने देश में अल्पसंख्यक आयोग गठित करेंगे। इससे होगा ये कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों को और भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की देखभाल की जा सकेगी। लेकिन पंडित नेहरू की कैबिनेट में एक शख्स देश में मच रहे हाहाकार से परेशान नेहरू की नीतियों के विरोध में था। नेहरू पर बंगाली हिंदुओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया गया, जिन्हें पूर्वी पाकिस्तान में सांप्रदायिक हिंसा में कत्लेआम किया जा रहा था। लेकिन वो एक ऐसा दौर था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेहरूवादी वैचारिक ढांचा भारत की राजनीति के केंद्र में था। उस समय यह सोचना असंभव था कि कोई नेहरू और कांग्रेस को वैचारिक और सांगठनिक स्तर पर सफलतापूर्वक चुनौती दे सकता है। दूसरी तरफ नेपथ्य में 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगा दिया गया था। आरएसएस को लग रहा था कि उस पर गलत तरीके से बैन लगाया गया है। ऐसे संकट के समय में आरएसएस का समर्थन करने के लिए शायद ही कोई राजनीतिक आवाज मौजूद थी। आरएसएस के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा था और वजह भी काफी वाजिब थी, नाथूराम गोडसे का आरएसएस से जुड़ा होना। यही वजह थी कि उस समय कोई राजनीतिक दल आरएसएस के पक्ष में खुलकर नहीं आ रहा था। नेहरू लियाकत समझौते को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाखुश थे। उन्हें लगता था कि इस समझौते के तहत नेहरू सरकार द्वारा पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया गया है। समझौते का विरोध करते हुए अप्रैल 1950 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। मुखर्जी एक विद्वान व्यक्ति थे। 33 साल की उम्र में उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। संयोग से उनके पिता आशुतोष मुखर्जी भी कुलपति रह चुके थे। मुखर्जी केवल निष्पक्ष खेल का व्याकरण जानते थे। न तो उग्रता और न ही वास्तविक राजनीति की चतुराई उनके बस की बात थी। उनका मानना था कि गांधी की मृत्यु पर पूरी तरह शोक मनाया जाना चाहिए। बचाव की मुद्रा में आकर उन्होंने हिंदू महासभा छोड़ दी थी, जिसके बारे में आरोप था कि वह गांधी की हत्यारे का सदस्य था। उस वक्त देश के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल नेहरू को 27 फरवरी 1948 को चिट्ठी लिखते हैं कि आरएसएस का गांधी जी की हत्या में सीधे तौर पर हाथ नहीं है, पर गांधी जी की हत्या के दिन ये लोग जश्न मना रहे थे। कुछ महीने बीतने के बाद गोलवलकर को रिहा कर दिया जाता है, जिन्हें गांधी जी की हत्या के बाद अरेस्ट कर लिया गया था। अब आरएसएस से बैन हटाने के लिए गोलवलकर नेहरू को पत्र लिखते हैं, जिसके जवाब में नेहरू कहते हैं कि यह मामला गृह मंत्री सरदार पटेल के पास है।
गोलवलकर, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेहरू के बीच इस बारे में कई पत्र लिखे गए। सरकार आरएसएस के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाई, जिस वजह से 12 जुलाई 1949 को 16 महीने बाद आरएसएस से बैन हटा दिया जाता है। फिर आता है अक्टूबर 1951। एमएस गोलवलकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता के कॉर्नवालिस स्ट्रीट पर एक घर में मिलकर मीटिंग करते हैं। मुखर्जी प्रस्ताव रखते हैं कि आरएसएस को एक राजनीतिक पार्टी को बढ़ावा देना चाहिए। इस पे गोलवलकर का जवाब था कि संघ मूल रूप से एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है और इसे राजनीति में लाना इसके आदर्शवादी फोकस को बिगाड़ देगा। लेकिन मुखर्जी ने 1951 की शुरुआत में नागपुर संघचालक बाबा साहेब घटाटे के घर पर गुरुजी बाला साहेब देवरस और भाऊराव देवरस से मुलाकात की थी। ये बैठक महत्वपूर्ण थी क्योंकि आरएसएस ने न केवल जनसंघ को पूरी तरह से समर्थन देने का फैसला किया, बल्कि इसने अपने कुछ प्रचारकों को जनसंघ के लिए संगठनात्मक काम के लिए भेज दिया। उस मीटिंग में आरएसएस के भविष्य के रोड मैप को लेकर गहन बातचीत भी हुई। ये परंपरा भाजपा के गठन के साथ भी जारी रही और आरएसएस अपने पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को आज भी भाजपा में संगठनात्मक काम करने की दृष्टि से अपने यहाँ से दायित्व मुक्त करके भाजपा में भेजता रहता है, जहाँ वे पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की तरह ही काम करते हैं। अब दिन और तारीख सुनिश्चित की गई और दिल्ली के एक विद्यालय राघुमल आर्य कन्या उच्च विद्यालय में 21 अक्टूबर 1951 के दिन भारतीय जनसंघ की स्थापना कर दी गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रोफेसर बलराज मधोक भी जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने। जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक यानी एक जलता दिया निर्धारित किया गया। अगले साल 1952 में आजाद भारत के पहले लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने 364 सीटें जीत लीं और पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बनाए गए। जनसंघ ने 94 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा, लेकिन महज 3 ही उम्मीदवार जीत पाने में सफल हो सके। 2 सीट पश्चिम बंगाल में और 1 सीट राजस्थान में। इनमें से 1 सीट श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता साउथ ईस्ट से जीत जाते हैं। पश्चिम बंगाल की मिदनापुर झारग्राम से दुर्गाचरण बनर्जी और राजस्थान की चित्तौड़ सीट से उमाशंकर त्रिवेदी जीत कर आती हैं। जनसंघ के चुनाव में 3 प्रमुख मुद्दे रहे। पहला, समान नागरिक संहिता, दूसरा, गौहत्या पर रोक और तीसरा, जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करना। धारा 370 हटाने की मांग को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में 8 मई 1953 को एक यात्रा शुरू की। तत्कालीन शेख अब्दुल्ला सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार कर लेती है और इस घटना के 1 महीने बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के बाद 1957 के लोकसभा चुनाव तक जनसंघ के 3 अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 1954 में मौली चंद्र शर्मा, जो मूल रूप से कांग्रेसी थे। 1955 में प्रेमनाथ डोगरा और 1956 से 1959 तक आचार्य देव प्रसाद घोष अध्यक्ष का पद संभालते हैं। घोष के नेतृत्व में जनसंघ 1957 के लोकसभा चुनाव में 4 सीट जीत जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी यूपी की बलरामपुर सीट से पहली बार लोकसभा पहुंचते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के बाद जनसंघ के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस के सदस्य रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पार्टी को एक नई दिशा दी। 1967 तक वह जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी रहे और फिर अध्यक्ष बना दिए गए। अगले चुनाव होने थे 1962 में। 1962 के चुनाव में जनसंघ 14 सीट जीत जाती है और 1967 के लोकसभा चुनाव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अध्यक्षता में 35 सीट का आंकड़ा भी छू लेती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों बीजेपी रेलवे स्टेशन के नाम, सड़कों के नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख देती है। जनसंघ की पहुंच धीरे धीरे बढ़ रही होती है और बहुत जल्द उत्तर भारत के राज्यों में जनसंघ को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर देखा जाने लगता है, लेकिन दक्षिण भारत में जनसंघ को स्वीकार नहीं किया जाता है। जनसंघ ने हिंदी भाषी राज्य में कांग्रेस को समर्थन न देने वाली क्षेत्रीय पार्टियों के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में सरकार बनाई थी। इन सब के बीच अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे युवा नेता पार्टी में अपनी पहचान धीरे धीरे बना रहे थे। दीनदयाल उपाध्याय के बाद जनसंघ की बागडोर अटल बिहारी वाजपेयी ने संभाली। अटल के नेतृत्व में जनसंघ ने 1971 का लोकसभा चुनाव लड़ा। पार्टी ने 22 सीटें जीती। इसके बाद इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर करने के लिए जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन छेड़ दिया। वहीं जनसंघ यूसीसी जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ ही रही थी। फिर आता है जून 1975। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश में आपातकाल की घोषणा कर देती है। जनसंघ इसका विरोध करती है और पार्टी के कई नेताओं को जेल भेज दिया जाता है। आपातकाल के दौरान जनसंघ के अध्यक्ष थे लाल कृष्ण आडवाणी, जो जनसंघ के आखिरी अध्यक्ष भी रहे, क्योंकि जब 1977 में आपातकाल हटाया गया तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी पार्टी ने मिलकर एक नई पार्टी जनता पार्टी का गठन किया था।
1 मई 1977 को 5000 प्रतिनिधियों के साथ जनसंघ का भी जनता पार्टी में विलय कर दिया जाता है। जनता पार्टी का उद्देश्य इंदिरा गांधी की कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना था और 1977 के लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा ही हुआ। कांग्रेस की हार हो जाती है। जनता पार्टी के मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। ये पहला मौका था जब देश में कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी का सदस्य प्रधानमंत्री बन रहा था। जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा सीट 93 सीट जनसंघ की ही थी। जनता पार्टी सरकार में जनसंघ से आए वाजपेयी विदेश मंत्री और आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री बना दिए जाते हैं। कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए गठजोड़ कर जनता पार्टी बन तो गई थी, लेकिन जनता पार्टी में कई समूह पनप रहे थे। एक मोरारजी देसाई, दूसरा चौधरी चरण सिंह, तीसरा बाबू जगजीवन राम और एक जनसंघ के नेताओं का समूह। जनता पार्टी के कई नेताओं ने जनसंघ से आए नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। समाजवादी नेताओं ने मुद्दा उठाया कि जनसंघ से आए नेता आरएसएस और जनता पार्टी के एक साथ सदस्य नहीं रह सकते। उनसे कहा गया कि वो आरएसएस के किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते, लेकिन जनसंघ के नेता इसका विरोध करते हुए आरएसएस की सदस्यता छोड़ने से मना कर देते हैं और तब जनता पार्टी सेक्युलर नाम से एक धड़ा पार्टी से अलग होने का निर्णय लेता है। मोरारजी देसाई की सरकार गिरा दी जाती है। जनवरी 1980 में जब फिर से लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो जनता पार्टी की बुरी हार होती है। बाबू जगजीवन राम की अगुवाई में जनता पार्टी को सिर्फ 31 सीटें ही मिल पाती हैं। सेक्युलर धड़ा जनता पार्टी से अलग हुआ था, लेकिन जनसंघ के सदस्य अभी भी जनता पार्टी का हिस्सा बने हुए थे। अब आता है 4 अप्रैल 1980। जनता पार्टी की राष्ट्रीय समिति पार्टी के सदस्यों को आरएसएस के सदस्य होने पर रोक लगा दी जाती है। जनसंघ से जनता पार्टी में आए सदस्य इसका विरोध करते हैं और जनता पार्टी छोड़ देते हैं। 2 दिन बाद जनसंघ से जुड़े अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी का गठन कर देते हैं, जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति का केंद्र और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 1980 में भाजपा की स्थापना तो हुई, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय भाजपा की वैचारिक नींव पहले ही रख चुके थे, क्योंकि दीनदयाल ने भारतीय जनसंघ की राजनीतिक विचारधारा की नींव रखी, जिसे बीजेपी ने अपनाया था। बीजेपी का गठन 1980 में हुआ, लेकिन इसके गठन का काम आजादी के बाद से ही होने लगा था। बीजेपी एक नई पार्टी जरूर थी, लेकिन इसमें जनसंघ की झलक साफ दिखती थी, जिसका कारण था अटल बिहारी वाजपेयी का अध्यक्ष बनना। मुंबई में हुए पार्टी के कार्यक्रम में वाजपेयी ने बीजेपी के कमल खिलने की भविष्यवाणी कर दी थी। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआती दिनों में पार्टी को अपनी राजनीतिक जमीन तलाश करने के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बीजेपी जनसंघ से अलग दिखने के लिए जनता पार्टी का एक घटक दल गांधी और समाजवाद की विचारधारा के तौर पर खुद को पेश कर रहा था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 2 सीट ही जीत पाती है। पार्टी की विचारधारा जनता के बीच अब तक बहुत कंफ्यूजिंग बनी हुई थी। कुछ गांधीवादी होने का नाटक कर रहे थे और कुछ हिंदूवादी होने का, जिसके चलते बीजेपी अपने पहले ही चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट जाती है। और सबसे बड़ी हार ये थी कि वाजपेयी इस चुनाव में हार जाते हैं। आंध्र प्रदेश की हनामकोड़ा से चंदू पाटिया रेड्डी और गुजरात के मेहसाड़ा से ए.के. पटेल चुनाव जीत पाने में सफल हो पाते हैं। इस हार के बाद पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। हार के बाद आरएसएस और बीजेपी के अंदर बात चलने लगी कि वाजपेयी के रास्ते पर चलते हुए पार्टी अच्छा नहीं कर पाएगी। अंदर ही अंदर पार्टी की गांधी समाजवाद विचारधारा को लेकर विरोध होना शुरू हो जाता है। अटल अध्यक्ष पद से इस्तीफा पेश कर देते हैं, जो हालांकि स्वीकार नहीं किया जाता। बीजेपी हार की समीक्षा करती है और समीक्षा रिपोर्ट के बाद वाजपेयी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है। देश में शाहबानो केस और बाबरी मस्जिद का मुद्दा अब जोर पकड़ रहा था। आरएसएस, बीजेपी और हिंदुत्व से जुड़े कई संगठनों को लगने लगा था कि अगर और देर की तो हिंदुत्व का मुद्दा हाथ से निकल जाएगा। वाजपेयी के अध्यक्ष रहते हुए आरएसएस और बीजेपी के बीच बातचीत नहीं हो पा रही थी। आरएसएस को लगा वाजपेयी कार्यकाल में हिंदुत्व विचारधारा कमजोर हो रही है। नतीजतन 1986 में आडवाणी को बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाता है, जो आरएसएस के ज्यादा करीबी माने जाते थे। 1941 में आडवाणी आरएसएस में शामिल हुए थे। 70 के दशक में आरएसएस की पत्रिकाओं के संपादक रहे। आडवाणी ने अध्यक्ष बनने के बाद आरएसएस की हिंदुत्व विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया।
राम मंदिर की मांग उठने लगी, बाबरी मस्जिद चर्चाओं में रहने लगी। फिर आया 1 फरवरी 1986 का दिन, फैजाबाद जिला अदालत का वो फैसला जिसके बाद राम मंदिर का ताला खुलवा दिया गया। अफवाहें फैलने लगीं कि राजीव गांधी ने मंदिर का ताला खुलवाया है। 1987 में बीजेपी और आरएसएस के बीच बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए एक मीटिंग हुई। मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष आडवाणी, वाजपेयी और तत्कालीन आरएसएस सरसंघचालक बाला साहब देवरस मौजूद थे। मीटिंग में देवरस ने सलाह दी कि राम मंदिर के मुद्दे को पकड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। अटल इससे सहमत नहीं थे, लेकिन आडवाणी राम मंदिर के मुद्दे को पकड़ लेते हैं और इस तरह वाजपेयी के गांधी समाजवाद के बदले आडवाणी बीजेपी में हार्ड हिंदुत्व का फॉर्मूला लागू कर देते हैं। 1989 में पालमपुर में भाजपा एक अधिवेशन करती है जिसमें राम जन्मभूमि को मुक्त कराने और विवादित स्थल पर राम मंदिर बनने का प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। ये और कुछ नहीं बल्कि आने वाले 1989 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर किया जा रहा था और ये दांव बहुत हद तक सटीक भी बैठ जाता है। बीजेपी 85 सीट जीत जाती है, जो पिछले चुनाव में 2 सीटों पर सिमट गई थी। वो पार्टी सांप्रदायिक राजनीति के दम पर राम मंदिर और हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ती है और 85 सीट जीत जाती है। राम मंदिर का आंदोलन जोर पकड़ रहा था, जिसमें बीजेपी सबसे आगे थी। आडवाणी का कद अब बीजेपी में बढ़ रहा था। हमेशा राज्यसभा से संसद पहुंचने वाले आडवाणी पहली बार नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंच रहे थे। उस वक्त बीजेपी के बाहरी समर्थन से जनता दल सरकार बना लेती है और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। राम मंदिर के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए आडवाणी राम रथ यात्रा की घोषणा कर देते हैं। उधर वीपी सिंह सरकार मंडल कमीशन लागू कर देती है। इसके बारे में चर्चा अगली वीडियो में होगी। अब आता है 25 सितंबर 1990। आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से राम रथ यात्रा शुरू करते हैं। इन सब के बीच आडवाणी एक फॉर्मूला तैयार करते हैं और समान हिंदुत्ववादी विचारधारा वाली पार्टियों से गठबंधन करना शुरू कर देते हैं। इस बाबत सबसे पहला प्रयोग पार्टी महाराष्ट्र में करती है। 1990 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना से गठबंधन कर लेती है और चुनाव में बीजेपी को सफलता भी मिल जाती है। पिछले चुनाव में महाराष्ट्र में 16 सीट जीतने वाली पार्टी की सीट बढ़कर अब 42 हो जाती है। रथ पर सवार आडवाणी नारा देते हैं, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। यहीं से शुरू होता है वंचितों को वंचित रखे जाने का सिलसिला। आडवाणी की यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंची तो तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने आडवाणी को हिरासत में लेने का आदेश दे दिया। आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बावजूद इसके कई कार सेवक बिना आडवाणी के उत्तर प्रदेश पहुंचने लगते हैं। भीड़ बढ़ती है तो यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भीड़ को हिरासत में लेने का आदेश दे देते हैं। उस वक्त सांप्रदायिक दंगों के बल पर अपनी राजनीतिक पहचान बना रही बीजेपी को यूपी में दंगे कराने से रोकना मुलायम सिंह के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अयोध्या में कार सेवकों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प शुरू हो जाती है, जिसमें बहुत से कार सेवक घायल भी होते हैं। कई रिपोर्ट में तो यह भी बताया जाता है कि मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। घटना के बाद यूपी का माहौल खराब होने लगता है। कई हिस्सों में दंगे शुरू हो जाते हैं। इन सब के बीच मंडल कमीशन से नाराज बीजेपी वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेती है और कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर की सरकार केंद्र में बनती है तो आडवाणी विपक्ष के नेता बना दिए जाते हैं। 1991 आते आते देश में लोकसभा चुनाव कराए जाते हैं। बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़कर 120 सीट जीत जाती है और इस तरह बीजेपी देश की नंबर 2 पार्टी बन जाती है। वहीं एक और उपलब्धि बीजेपी को मिलती है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बन जाती है। इससे पहले बीजेपी 1990 में राजस्थान में जनता दल के साथ मिलकर भी सरकार बना चुकी थी, जहां भैरव सिंह शेखावत बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। 1991 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं और आडवाणी विपक्ष के नेता। अब मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, जो 1993 तक इस पद पर रहते हैं। अध्यक्ष बनने के बाद 11 दिसंबर 1991 को मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में एकता यात्रा निकाली जाती है, जो कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर समाप्त होती है। इस यात्रा में आरएसएस के एक प्रचारक नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेते हैं, जो आडवाणी के साथ राम रथ पर भी देखे गए थे। और फिर आज़ाद भारत का काला दिन आता है, 6 दिसंबर 1992। आरएसएस और हिंदू संगठन मिलकर एक रैली का आयोजन करते हैं। रैली में बीजेपी के करीब 1 लाख लोग भाग लेते हैं। ये रैली विवादित राम जन्मभूमि के पास आयोजित की जाती है। धीरे धीरे रैली में उमड़ी भीड़ उग्र होने लगती है और कार सेवक मिलकर बाबरी मस्जिद को तहस नहस कर देते हैं। देश में जगह जगह दंगे शुरू होने लगते हैं। उस समय की राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है।
कांग्रेस सरकार विश्व हिंदू परिषद को बैन कर देती है। आडवाणी समेत कई बीजेपी नेताओं को भीड़ को उग्र करने को लेकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, यह प्लानिंग के साथ हुई थी। दैनिक भास्कर की 8 साल पुरानी रिपोर्ट के अनुसार विवादित बाबरी ढांचा केस के आरोपी और 1992 में यूपी शिवसेना के प्रेसिडेंट रहे पवन पांडे ने एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान बताया था कि ढांचे को गिराना सिर्फ जनाक्रोश नहीं था, इसकी पहले से ही तैयारी हो रखी थी, पहले से ही प्लान बना हुआ था, कार सेवकों को पहले से ट्रेनिंग दी जा चुकी थी। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे बड़े बीजेपी नेताओं को इसकी जानकारी पहले से थी। इस घटना के बाद आडवाणी को विपक्ष के नेता का पद छोड़ना पड़ जाता है और विपक्ष के नेता बनाए जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 1993 में आडवाणी बीजेपी के दूसरी बार अध्यक्ष बनाए जाते हैं और 1998 तक अध्यक्ष बने रहते हैं। आडवाणी की अध्यक्षता में बीजेपी दिल्ली में पहली बार हुए विधानसभा चुनाव जीत जाती है और मदन लाल खुराना दिल्ली के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बीजेपी का ग्राफ बढ़ चुका था। 1995 आते आते बीजेपी गुजरात में भी सरकार बना लेती है और ये 1995 ही था जब पहली बार बीजेपी में टूट देखी जाती है, फूट देखी जाती है। बीजेपी गुजरात में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाती है तो इस फैसले से नाराज शंकर सिंह वाघेला पार्टी हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। वाघेला 46 विधायकों के साथ बागी रुख अख्तियार कर लेते हैं और पार्टी से अलग हो जाते हैं, कांग्रेस को समर्थन दे देते हैं और वाघेला गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ओडिशा, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी का ग्राफ अब बढ़ रहा था। अब समय आया 1996 के लोकसभा चुनाव का, जब देश में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी ने 161 सीटें जीती। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया, लेकिन बहुमत साबित न करने के कारण यह सरकार 13 दिन में ही गिरा दी गई। एक किस्सा यह भी है कि आडवाणी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने वाजपेयी का नाम आगे कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी अपने एक संस्मरण में लिखते हैं, एक रोज मैं आडवाणी से मिलने उनके घर गया। उस वक्त देश में हवाला और शेयर घोटाले की गूंज थी। हवाला कांड में आडवाणी का भी नाम आया था, जिसकी वजह से वे पद की राजनीति से दूर हो गए थे। आडवाणी का मानना था कि जब तक उन पर लगे आरोपों से उनको छुटकारा नहीं मिलता, तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिसके बाद आडवाणी ने ही बीजेपी की तरफ से वाजपेयी को प्रधानमंत्री का फेस घोषित कर दिया। 13 दिन बाद जब सरकार गिरी तो कांग्रेस के समर्थन में पहले HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनाए गए और फिर IK गुजराल, लेकिन यह सरकार भी 1.5 साल में गिरा दी गई। इन सब के बीच बीजेपी कई क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन जुटाने में लग गई। 1998 में मध्य विधि लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। क्षेत्रीय पार्टी के समर्थन से बीजेपी के नेतृत्व में NDA का गठन हुआ। बीजेपी ने 182 सीटें जीती और वाजपेयी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका यह कार्यकाल 13 महीने तक ही रहा। सरकार इसलिए गिरी क्योंकि NDA का समर्थन कर रही जयललिता की AIADMK ने समर्थन वापस ले लिया था। जब लोकसभा में बहुमत साबित करने का समय आया तो NDA सरकार ने एक सीट से बहुमत खो दिया। 1998 में आडवाणी ने भी बीजेपी के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। 1999 में फिर लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन अभी भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। वाजपेयी 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। इन सब के बीच नरेंद्र मोदी गुजरात में पहली बार मुख्यमंत्री बन चुके थे, जो आगे जाकर देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। इस पार्ट में फिलहाल इतना ही। बीजेपी के इतिहास की आगे की जानकारी अब अगले पार्ट में बताएंगे कि आडवाणी की नाराजगी के बावजूद मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने, भाजपा के नए युग की शुरुआत कैसे हुई, अटल बिहारी से नरेंद्र मोदी तक, अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मॉलिटिक्स को और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।